हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए लास्ट टाइम जो है अपने पास वो डीसी सर्किट वाला कंप्लीट हो गया था। आज देखते हैं अपने पास एसी थ्योरी। ठीक है, देखिए एसी थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता है क्या है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा देखिए अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज होते क्या हैं। तो यहाँ देखिएगा कि जो ये वैल्यू है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी कि आयाम। क्लियर चीज। ठीक है, तो ये देखिएगा जो इसका मैग्नीट्यूड है वो अपने पास पहले यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो हो गया। फिर देखिए इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ ये प्लस में था और यहाँ किस में आ गया, माइनस में। मैग्नीट्यूड यहाँ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि वह धारा या वोल्टेज जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होते हैं, बदलते हैं, क्या कहलाती है अपने पास, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखिएगा। वह धारा जिसके मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो इसे डिनोट करते हैं, इनकी अल्टरनेटिंग जितनी भी क्वांटिटीज होंगी यानी प्रत्यावर्ती जो भी राशियां होंगी उन सभी को जो डिनोट किया जाता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दिखाया दर्शाया जाता है। यानी कि जैसे करंट को अगर दर्शाना है तो स्मॉल आई से, वोल्टेज को दर्शाना है तो स्मॉल वी से। ठीक है, और कंप्लीट नोटिफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ जो ओमेगा होगा ये अपने पास एंगुलर वेलोसिटी होगी यानी कि कोणीय आवर्ती, और टी जो होगा वो क्या होगा, समय, और आई एम जो होगा ये होगा अपने पास अधिकतम मान, इनकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और जो आई होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट होगा यानी कि जो पर्टिकुलर टाइम पे जो करंट लोगे आप, जिसे तात्क्षणिक बोलते हैं, तात्क्षणिक था। ठीक है, अब देखिएगा जितने भी एसी पर डिवाइस जो वर्क करते हैं, एसी के जितने भी उपकरण होते हैं बाय डिफॉल्ट उन पर जो वैल्यू शो की जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट से मान लो आपने ये फैन लिया, इस फैन पर लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो ये जो वैल्यू होगी ये कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, जिस तरह हमने डीसी में पढ़ा था कि डीसी पे बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू शो की जाती है, जैसे यहाँ लिख दिया अपने पास 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है, यानी कि बैटरी पर लिखा है तो ये वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस साफ है कि एसी पर जो भी वैल्यू शो की जाएगी, ठीक है, जो डिवाइस लेंगे हम, तो वहां जो वैल्यू दर्शाई जाती है वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यू, और डीसी में जो शो की जाती है वो कौन सी होती है, एवरेज वैल्यू। क्लियर चीज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू यानी कि जो अधिकतम मान है वो क्या होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। नोट कर लिया आपने। अब देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यानी अधिकतम मान क्या होता है। इसी को आप क्या बोलते हो, पीक वैल्यू बोलते हो, और इसी को आप क्या बोलते हो, शिखर मान बोलते हो। तो ये जो है वर्ड्स जो आपको रिमेम्बर रखने हैं, क्योंकि पेपर में आपके साथ इन्हीं वर्ड्स के साथ समस्या होती है। ठीक है, ये देखिए पीक वैल्यू, शिखर मान या अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखिएगा कि यहां से जो अगर बात करें इसको बोलते हैं आयाम। ठीक है,
अब देखिएगा ये जो आयाम है यानी कि एम्पलीट्यूड है, दोनों ही साइकिल में है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, यानी कि धनात्मक अर्ध चक्र और ऋणात्मक अर्ध चक्र, ठीक है। तो इसमें जितना अधिकतम आयाम प्राप्त करेगा ये, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा अपने अर्ध चक्र में प्राप्त किया गया अधिकतम आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, अधिकतम मान कहलाता है या शिखर मान कहलाता है। क्लियर। तो डेफिनेशन लिखिएगा इसकी, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा अपने अर्धचक्र का मतलब क्या हो गया, हाफ साइकिल में प्राप्त किया गया अधिकतम आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड, अधिकतम मान या शिखर मान कहलाता है। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इसे जो डिनोट करेंगे हम किससे, अगर करंट है तो IM से डिनोट करेंगे, और यदि अपने पास वोल्टेज है तो VM से डिनोट करेंगे। क्लियर चीज। ठीक है, अब देखिएगा RMS और मैक्सिमम वैल्यू में जो रिलेशन होता है, ठीक है, वो एक रिलेशन ये होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अपने पास 1.414 टाइम्स होती है किसके, RMS वैल्यू की। केवल किसकी बात कर रहे हैं हम, जब अपने पास कौन सी वेव फॉर्म हो, साइनोसॉइडल। ठीक है, ठीक है, जैसे आप ज्यावक्रीय तरंग बोलते हो। क्लियर चीज। अगर अपने पास स्क्वायर वेव होगी तो वहां ये सारी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो वहां अपने पास एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तीनों ही क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए उसका जो फॉर्म फैक्टर है, पीक फैक्टर है, वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जब फॉर्म फैक्टर पढ़ेंगे तो वहां इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे कि फॉर्म फैक्टर की जरूरत क्या होती है। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है अपने पास, वो बात करते हैं हम किसकी, RMS वैल्यू की। ठीक है, यानी कि प्रभावी मान क्या होता है, RMS वैल्यू को ही बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, RMS वैल्यू, यानी कि RMS मान, RMS वैल्यू, और क्या बोला जाता है इसे, इफेक्टिव वैल्यू। हिंदी में बोलेंगे इसे वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, या प्रभावी मान। ठीक है, अब देखिएगा इसका सिग्निफिकेंस समझिए कि प्रभावी मान होता है क्या है। कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि एक रेजिस्टेंस है, ये ले लिया मैंने R। ठीक है, और इसे मैंने किससे जोड़ दिया, DC से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ ये DC वोल्टेज भी ले लिया, यहाँ करंट जो फ्लो हो रहा है वो I फ्लो हो रहा है, यहाँ जो हीट होगी वो होगी I²RT। सपोज दैट ये जो हीट की वैल्यू है मेरे पास, वो मैं मान रहा हूँ कि ये 5 कैलोरी है। ठीक है, अब मैं इस सोर्स को रिप्लेस कर देता हूँ, सर्किट वही है, इस सोर्स को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, AC से। ठीक है, और यहाँ पर हीट वापस से कितनी आ जाए, 5 कैलोरी आ जाए। कितनी आ जाए, 5 कैलोरी। तो ये जो जिस वोल्टेज पर 5 कैलोरी आएगी, ठीक है, तो वही इसका क्या मान कहलाएगा, प्रभावी मान। यानी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का वह मान जो DC के समान ऊष्मा पैदा करता हो। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो RMS वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, हीटिंग इफेक्ट के। किसके अकॉर्डिंग, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर होता है आपका, क्योंकि जब नॉर्मली अगर बात करेंगे, क्योंकि RMS वैल्यू जो होती है वो होती है 0.70 VM के। ठीक है, और DC का अपने पास 1 वोल्ट। ठीक है, यानी कि DC का 1 वोल्ट जितनी हीटिंग देगा वहां AC का 0.7 वोल्ट हीटिंग देता है। तो यहाँ से एक जो कंसेप्ट आप पूछते हो कि डेंजर्स कौन सा होता है, तो यहाँ एक कंफर्म ये बात होता है, देखो 0.7 पे उतनी हीटिंग आ जाएगी, यहाँ 1 वोल्ट पर हीटिंग आएगी। तो ये कंसेप्ट ये क्लियर होता है कि जो डेंजर्स होती है वो कौन सी होती है, AC होती है, ना कि DC। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने पास जो चार्जिंग होता है। ठीक है, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां कंसेप्ट लगेगा चार्जिंग का, कि बॉडी AC में जल्दी चार्ज होती है कंपेयर देन DC के। क्लियर चीज। ठीक है, जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां सेकंड फैक्ट में लिखा आपको कि AC डेंजर्स क्यों होती है। ठीक है, तो प्रभावी मान क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का वह मान
जो डीसी के समान ऊष्मा पैदा करता हो वो क्या कहलाता है, आरएमएस मान या फिर प्रभावी मान कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का वह मान जो डीसी के समान गर्मी या ऊष्मा पैदा करता हो प्रभावी मान या आरएमएस मान कहलाता है, आरएमएस मान कहलाता है। नोट कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ये हो गया अपने पास क्या, प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती जो अपने पास धारा और वोल्टेज है इनके बारे में जान लिया आपने। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो अपने पास क्या था, आरएमएस, और आरएमएस का जो रिलेशन होता है मैक्सिमम के साथ, अगर आरएमएस वोल्टेज की बात करें, वी आरएमएस अगर वोल्टेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला क्या होगा, Vm/√2। इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, बट आप डायरेक्ट याद रखें। यहाँ Vm जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम मान होगा, ठीक है, और Vrms जो है वो क्या होगा, प्रभावी मान होगा, प्रभावी मान, ठीक है। इसी तरीके से बात करें अपने पास करंट के लिए फॉर्मूला Irms जो होगा वो क्या होगा, Im/√2 होगा, और जी होगा 0.707 Im, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ जो Im है इसको बोला जाता है क्या, अधिकतम मान, अधिकतम मान, ठीक है, और Irms होगा ये क्या होगा, प्रभावी मान होगा, क्या होगा, प्रभावी मान होगा, क्लियर चीज। अब देखिएगा कि अभी जो देखा हमने अधिकतम मान देख लिया, और इसके बाद हमने जो देखा प्रभावी मान यानी कि आरएमएस मान देख लिया। अब देखते हैं अपने पास की आवर्ती क्या होती है और आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ जो ये अपने पास एसी है और इसका जो कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, तो ये अपने पास एक कंप्लीट साइकिल होगा, और कंप्लीट साइकिल जो है, ठीक है, यानी कि एक चक्र। तो ऐसे जो अपने पास एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट होंगे तो उसी को क्या बोलेंगे अपने पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाता है, आवर्ती, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या आवर्ती कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, आवर्ती कहलाता है। अब देखिएगा, अब जो आवर्ती है फ्रीक्वेंसी, इसे F=1/T भी लिखा जाता है, या फिर इसे ω/2π भी लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ ओमेगा जो है वो है कोणीय आवर्ती, क्या है, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, और टी जो है वो क्या है, आवर्तकाल है, क्या है, आवर्तकाल, और एफ जो है वो आवर्ती है, क्या है, F= क्या है, आवर्ती, ठीक है, नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा ये थी अपने पास आवर्ती। अब आवर्ती के बाद देखते हैं आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम है वो भी क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड की क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, आवर्तकाल की, यानी कि जो टाइम पीरियड है उसकी बात करते हैं। टाइम पीरियड,
आवर्तकाल। ठीक है, तो देखिएगा कि जो अपने पास एसी है, इसका जो एक कंप्लीट साइकिल है, इस साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा अपना एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं सिंपल कि जो आवर्ती है उसका उल्टा क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा अपना एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है, वह आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, इन टाइम पीरियड टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 2π/ओमेगा। ठीक है, एफ जो है अपने पास वो आवर्ती है, ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती है। एफ इक्वल्स टू क्या है, आवर्ती, और ओमेगा क्या है अपने पास, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती। ठीक है, क्लियर चीज, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ यानी क्या, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, क्लियर चीज। देखिए, वेवलेंथ का सिग्निफिकेंस समझिए कि जो नॉर्मली अगर हम बात करें कि दृश्य विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें, जहां हम देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, कि नॉर्मली लेके चलते हैं 4000 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसे कभी कभी क्या लिख जाता है, 3800 एंगस्ट्रॉन भी लिख सकता है, या फिर 7200 एंगस्ट्रॉन, तो ये वेरिएशन चलते हैं। तो इसके बीच में अगर कोई वेवलेंथ है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है विजुअल स्पेक्ट्रम, इन दृश्य प्रकाश तरंगे। इसके बीच की तरंगे हम देख सकते हैं, इससे कम वाली नहीं देख पाएंगे, इससे ज्यादा वाली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ जो है, ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, और वेवलेंथ होती क्या है, तरंग दैर्ध्य होती क्या है, उसको जान रहे हैं हम। ठीक है, तो एडिंग डालेगा आप वेवलेंथ। देखिए, इस वाली जो टर्म है इसको हम यूज करेंगे जब इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिएगा, नॉर्मली जो ट्यूबलाइट है उसमें जो जनरेट होती है, जो वेव फॉर्म होती है, वो अल्ट्रा वायलेट होती है, पराबैंगनी, उन्हें हम देख नहीं सकते। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं, देखने के लिए हम कोटिंग कर देते हैं फॉस्फोरस की, जिसकी वजह से वो अपने पास किस में आ जाती है, विजुअल स्पेक्ट्रम में आ जाती है। तो आपको जो इल्यूमिनेशन के बाद जो लाइट मिलती है, ठीक है, वो आपको ब्लूइश मिलती है, ग्रीनिश ब्लूइश। ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ देखिएगा, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, जो तरंग दैर्ध्य, तो ये है क्या। तो देखिएगा, चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो या वोल्टेज हो, इसको जो कंप्लीट पूरा चक्र करना होगा, तो उसके समय इसके द्वारा जो डिस्टेंस जो कवर की जाती है, ठीक है, यानी कि जितनी दूरी तय की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा अपना एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एक चक्र पूरा करने के लिए जितना अपने पास दूरी तय किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा अपना एक चक्र पूर्ण करने में जितनी दूरी तय की जाती है, जितनी दूरी तय की जाती है, वह तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, इसे जो डिनोट किया जाता है, इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है। किससे, लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अब बाई चांस अगर आपको कभी कोई वेव फॉर्म दे दे, उसके साथ आपको जो है अगर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो और वेव लेंथ निकालनी हो, तो ये निकलेगी अपने पास c/f से। ठीक है, तो यहाँ जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी वैल्यू होती है।
एफ आपको गिवन होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी, या फिर उसे मीटर को एंगस्ट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो यूनिट होती है इसकी क्या होती है, एंगस्ट्रॉन होती है, और एक एंगस्ट्रॉन जो इक्वल्स होता है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर या फिर 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉन का रिलेशन है किसके साथ, मीटर के साथ और सेंटीमीटर के साथ। क्लियर है चीज, ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं अपने पास कि ताक्षणिक मान क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है उसी को ताक्षणिक मान बोलते हैं। और कोई भी मीटर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वैल्यू देता है वो कौन सी देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फिर उसके बाद देखते हैं कि मीटर अपने पास कौन सी वैल्यू के लिए प्रीफर किया गया है। जैसे अगर पीएमएमसी है तो वो एवरेज वैल्यू के लिए, लेकिन उस समय जो वैल्यू मेजर कर रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो मेजर की जाती है वो वैल्यू देता है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस का जो टाइप है वो अलग होता है, तो उसको थोड़ा सा देखना होता है। तो जब मेजरमेंट वाला चैप्टर देखेंगे तो यहाँ इन चीजों की बहुत जरूरत होगी। ठीक है, किस तरीके से एवरेज वैल्यू और किस तरीके से आरएमएस वैल्यू को यूज करते हैं मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि ताक्षणिक मान, ताक्षणिक मान। ठीक है, अब देखिएगा कि ताक्षणिक मान क्या है, कि मान लीजिए पर्टिकुलर मैंने यहाँ समय जो लिया वो t1 ले लिया और यहाँ पर t2 ले लिया, ये t3 ले लिया। इस समय जो वैल्यू आ रही हैं ये वैल्यू जो है वो अपने पास पर्टिकुलर एक इंस्टेंट निश्चित समय पे ली गई है, और उसी समय जो वैल्यू आती है उसी को क्या बोलते हैं, ताक्षणिक मान बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के द्वारा किसी निश्चित समय पे लिए गए जो मान है उन्हीं को क्या बोलते हैं, ताक्षणिक मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताक्षणिक मान। तो लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज कि अर्ध चक्र में किसी निश्चित समय पर लिए गए मान ताक्षणिक मान कहलाते हैं। लिए गए मान क्या कहलाते हैं, ताक्षणिक मान कहलाते हैं। अब देखिए पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए मुझे I1 निकालना है, तो ये क्या होगा, Im sin ओमेगा t1। तो ये वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर समय क्या हो गया, t1, और इस समय जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, I1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ताक्षणिक मान हो जाएगा। क्लियर चीज। अब देखिएगा ताक्षणिक मान जो निकाल लिया आपने, इसके बाद हम जो देखते हैं वो देखते हैं एवरेज वैल्यू यानी कि औसत मान, एवरेज वैल्यू। जैसा आप क्या कहते हो, औसत मान। क्या कहते हैं, औसत मान। अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के अर्ध चक्र में दिए गए ताक्षणिक मानों का औसत क्या कहलाता है, औसत मान कहलाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के अर्ध चक्र में लिए गए ताक्षणिक मानों का औसत मान कहलाता है। ठीक है, औसत ही क्या कहलाता है, औसत मान कहलाता है। तो जो वैल्यू आएगी अपने पास आई एवरेज, ठीक है, वो होगी अपने पास 2Im/π। कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने में अपने पास कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट जो है उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्या है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड थिंकिंग हमें देखनी चाहिए, पेपर में इतना समय नहीं होता कि सारी चीजें आप पढ़ पाए। यह आ जाएगा 0.636, इसको 7 भी लिख देते हैं, Im/π 0.637, क्योंकि इसको सॉल्व कर लिया, 2 को डिवाइड करोगे आप पाई से, यह आ जाएगा 0.637 Im। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप वैल्यू निकालें किसकी, वोल्टेज की V एवरेज, तो हो जाएगी 2Vm/π। ठीक है, 0.637 Vm। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूटिलाइज करने होंगे आपको कि जब भी अपने पास कोई न्यूमेरिकल आएगा
तो आप सिंपल सा याद रखें कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 63.7% क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है। अब देखिए ये हाफ साइकिल के लिए है, कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पूछ लेता है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगी 0। तो यदि हाफ साइकिल के लिए पूछे तो अपने पास वैल्यू होगी कितनी, 0.637 IM के इक्वल्स टू होगी। और यदि आपसे पूछ ले कि कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 0। बस थोड़ी सी मिस्टेक ही, ठीक है, आपको खाई दिखा सकती है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। क्लियर चीज, तो नोट कीजिएगा, तो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अपने पास पीक टू पीक वैल्यू, जैसे आप क्या बोलते हैं, चरमांतर वोल्टता बोलते हैं। देखिएगा पीक टू पीक वैल्यू जो मापी जाती है ना, मेजर की जाती है, वो अपने पास CRO से मेजर की जाती है। वो एक सिंपल सा क्वेश्चन बना हुआ है और डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है कि विच डिवाइस इज मेजर पीक टू पीक वैल्यू, यानी कि कौन सा उपकरण शिखर से शिखर मान को मापता है। तो वहां सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा आपको रिमेंबर भी रहता है। देखिएगा कि बात करते हैं किसके, पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है, यानी कि शिखर से शिखर मान, शिखर से शिखर मान, ठीक है। अब देखिए शिखर से जो शिखर मान है इसी को बोलते हैं चरमांतर मान। क्या बोलते हैं, चरमांतर मान, ठीक है, चरमांतर मान, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रदोलन की चोटी। ये हिंदी वर्ड है जिसे हम निम्मी बोलते हो, ठीक है। अब देखिएगा धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, जो अपने पास इनमें जो अधिकतम मान होता है, इन्हीं का अंतर क्या कहलाता है, चरमांतर मान कहलाता है, यानी पीक टू पीक मान। धनात्मक अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र तथा ऋणात्मक अर्धचक्र, ऋणात्मक अर्धचक्र के अधिकतम मानों का अंतर, के अधिकतम मानों का अंतर चरमांतर वोल्टता कहलाता, चरमांतर, चरमांतर मान, ठीक है, कहलाता है। अब देखिए धारा होगी तो चरमांतर धारा कहलाती है, अगर अपने पास वोल्टेज होगा तो क्या कहलाएगा, चरमांतर वोल्टता। तो ये अगर अपने पास VPP लिखना चाहें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2VM के बराबर हो जाएगा। और यदि IPP लिखना चाहें यानी कि पीक टू पीक वैल्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2IM के बराबर। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का ट्वाइस जो होगा वो क्या होगा, शिखर से शिखर मान होगा। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गई अपने पास क्या, चरमांतर वोल्टता। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास, देखिए सभी वैल्यू हो चुकी है इसमें, एवरेज वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपने पास फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है। अब देखिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का सिग्निफिकेंस होता है, अगर आपको ये दोनों ही मालूम हो जाए तो आपको ये पता सकते हो कि भाई अपने पास वेव फॉर्म कौन सी रही होगी, ठीक है। क्लियर चीज, तो नोट कर लिया होगा ये आपने। अब देखते हैं फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। अब देखिए हिंदी में क्या क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको बोला जाता है आकृति गुणक। क्या बोला जाता है, आकृति गुणक, या फिर क्या बोल सकते हैं, रूपक गुणक, ठीक है। क्लियर चीज। अब देखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है ये अपने पास रेशियो होता है किसका, RMS मान, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी मान, प्रभावी मान, ठीक है, और औसत मान, औसत मान, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ठीक है। यानी कि RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशियो है वो क्या डिफाइन करता है, अपने पास फॉर्म फैक्टर को डिफाइन करता है। अब देखिए RMS वैल्यू जो होती है मेरे पास वो क्या होती है, Vm/√2। एवरेज वैल्यू जो होती है अपने पास क्या होती है, 2Vm/π। अब Vm से Vm कैंसिल आउट, ये √2 नीचे आ जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, π/2√2, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट आप ये याद रखें, π/2√2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 3.14 आ जाएगा 2.828, ये वैल्यू आ जाएगी 1.11, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर यानी कि जो साइनसोइडल वेव फॉर्म है
उसके लिए अपने पास जो फॉर्म फैक्टर होगा वो क्या होता है, अपने पास 1.11 होता है। ठीक है, तो ज्यावक्रीय तरंग के लिए, ज्यावक्रीय, देखिए साइनसोइडल के लिए लिखवा रहे हैं, ठीक है, बाकी अलग वेव फॉर्म के लिए वो हम टेबल बना लेंगे। ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर का मान KF से डिनोट किया जाता है I/2√2 या 1.11 होता है। क्लियर चीज। अब देखिए, या तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा एग्जाम में, या फिर ये वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, या फिर अपने पास जो वेव फॉर्म है उसको चेंज करके फॉर्म फैक्टर पूछ लेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम टेबल बनाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है अपने पास कि स्क्वायर वेव के लिए क्या होगा, दोनों का एक साथ, बस यहाँ समझिए कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास वो आता है पीक फैक्टर। कौन सा आता है? पीक फैक्टर। ये नोट कर लिया होगा आपने। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। अब देखिए, पीक फैक्टर इसे बोलते हैं शिखर कारक, ठीक है, या इसे क्रिस्ट फैक्टर भी बोला जाता है, क्रिस्ट फैक्टर, या फिर इसे बोला जाता है अधिकतम गुणांक, अधिकतम गुणांक। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है अपने पास, इसे डिनोट किया जाता है KP से डिनोट किया जाता है इसे। ये होता है अपने पास अधिकतम मान, अधिकतम मान अपॉन प्रभावी मान, प्रभावी मान या फिर RMS मान। ठीक है, यानी कि रेशियो किसका होता है? मैक्सिमम वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू इज नोन एज पीक फैक्टर। ठीक है, क्रिस्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं इसे। अब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है? VM है, और RMS वैल्यू क्या है? VM/√2। VM से VM कैंसिल आउट, √2 इधर आ जाएगा। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आएगा? KP। क्लियर चीज? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा साइनसोइडल वेवफॉर्म जो है उसके लिए जो पीक फैक्टर होगा वो √2 होगा। ठीक है, या फिर अपने पास जो है वैल्यू जो है 1.414 हो जाएगी। क्लियर चीज? अब देखिए, जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, तो वहां ये वैल्यू चेंज हो जाती है। साइनसोइडल वेव फॉर्म है उसके लिए वैल्यू अलग होंगी, स्क्वायर वेव के लिए अलग होंगी, ट्रेपेजॉइडल के लिए अलग होंगी, ठीक है, ट्रायंगुलर के लिए अलग होंगी, स्क्वायर वेव के लिए अलग होंगी। ठीक है, क्लियर चीज? तो रटना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगर इन दोनों के पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर आपको मालूम है, अगर दोनों वैल्यू आपको मिल जाए तो उसके बाद आप ये बता सकते हो कि इनपुट में कौन सी वेव फॉर्म रही होगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर पढ़ते हैं, ये इनका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ज्यावक्रीय, इनके साइनसोइडल, साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए पीक फैक्टर, पीक फैक्टर का मान √2 या 1.414 होता है। ठीक है, क्लियर चीज? तो ये था अपने पास पीक फैक्टर। नेक्स्ट जो सेशन होगा वहां हम देखेंगे, एक टेबल देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेव फॉर्म है उनके लिए पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, और कैपेसिटर को देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।